नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी के लिए जो सफल बैच की सीरीज बच्चों चल रही थी, तो उसी क्रम में हम लोग फिर से एक नए सब्जेक्ट के साथ हाजिर हो गए। पॉलिटी तक मैंने करा दिया हुआ था और अब जो क्लास होगी मॉडर्न हिस्ट्री, जिसे आप लोग कहते हो आधुनिक भारत का इतिहास, तो इसको लेकर के हम लोग आज की क्लास पढ़ेंगे और पूरा चैप्टर विधिवत हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद करते होंगे कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा, स्वस्थ होंगे और जय श्री राम का उस दिन आह्वान भी किया होगा। तो इसी आह्वान के साथ में आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और आज की क्लास का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बड़ा सब्जेक्ट रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बच्चों देख सकते हैं, हेडिंग लगी हुई है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। इसकी बात करूं तो आधुनिक भारत का आप लोग इतिहास देख लीजिए, हेडिंग आपके पास उपलब्ध है आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूरोपियों का भारत आगमन क्रम, ठीक है। यूरोपियों का भारत आगमन क्रम, आखिर यूरोपीय कंपनी आई क्यों थी? क्योंकि प्राचीन काल में अगर उस समय की बात की जाए तो एक मार्ग हुआ करता था यूरोप जाने के लिए, जो आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक होते हुए ये मार्ग हुआ करता था। लेकिन 1453 में कुस्तुनतुनिया पर जब अधिकार कर लिया गया तो ये मार्ग हो गया था बंद। तो अब पुर्तगालियों को एक नए मार्ग की तलाश थी और नए मार्ग की खोज में उनको व्यापार भी करना था। प्राचीन काल से व्यापार हो रहा था लेकिन नए मार्ग की तलाश थी। सॉरी बच्चों, तो उस समय अगर बात की जाए तो आप लोगों ने देखा होगा 1492 में कोलंबस नाम का जो यात्री था वो निकला और उसने देखा कि भारत गोल है और हम ऐसे गोल गोल होते हुए जाएंगे तो भारत की खोज कर लेंगे। लेकिन वो पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया। तभी आप लोग पढ़ते हो कि उत्तरी अमेरिका की खोज उन्हीं के द्वारा की गई थी। और जब वास्को डी गामा 1492 में भारत आया, 90 दिन की यात्रा बच्चों उसने की हुई थी। 90 दिन की यात्रा के बाद कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। तो सबसे पहले इन्हीं को हम लोग बात करते हैं, आखिर ये किस उद्देश्य से आए थे? तो इनका मुख्य काम था व्यापार करना। क्यों? क्योंकि प्राचीन मार्ग बंद हो गया था, इसलिए इन्हें एक नए मार्ग की खोज थी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूरोपियों का भारत आगमन का क्रम। तो सबसे पहले आपके कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। अंग्रेज के बाद डेनिश, स्वीडिश बहुत आए थे बच्चों, ठीक है। लेकिन अपने यहाँ ये चार इंपॉर्टेंट चीजें मानी जाती हैं, चार चीजें, ठीक। तो सबसे पहले पुर्तगालियों का आगमन हुआ, डचों का, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। और ये यूरोपियों नाविक जो हैं उनके आगमन का क्रम है। लेकिन यूरोपीय कंपनियों के जो आगमन का भारत में क्रम है वो क्या? सबसे पहले आप देख सकते हो कौन सी कंपनी आई थी? पुर्तगाली कंपनी आई थी। ये नाविकों का क्रम है, मतलब सिंगल व्यक्ति, और ये कंपनियों का क्रम है। तो सबसे पहले जो कंपनी आई थी देखो पुर्तगाली, और कब आई थी? 1498 में। अब देखो जरा, इधर कंपनी पहले अंग्रेज हो गई, ठीक है, और इधर देखो पहले नाविक में बात करें तो डच पहले थे, लेकिन इधर कंपनी पहले देखो अब अंग्रेजों की आई थी। अंग्रेज कंपनी कब आई थी? 1600 में, जिसे आप लोग ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हो। और उस समय इंग्लैंड की महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। 1600 में बच्चों स्थापना जो हुई थी वो किसकी हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। और उस समय इंग्लैंड की जो महारानी थी वो कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम वो आपकी क्या थी? इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम। और इन्होंने कंपनी को कितने वर्ष के लिए व्यापार की अनुमति दी थी? तो 15 वर्षों के लिए इन्होंने कंपनी को व्यापार की क्या दी थी? अनुमति दी हुई थी, 15 वर्ष तक करेगी, ठीक है। तो अंतर आप देखो, नाविक में डच पहले हैं और कंपनी में इधर अंग्रेज पहले हैं, ठीक है। तो आप लोग ये अंतर आप लोग थोड़ा विशेष ध्यान रखना बच्चों, यहाँ से गलत मत करिएगा। इसके बाद आप देखो अगली जो कंपनी हमारी डच कंपनी है अंग्रेजों के बाद, ये कब आई थी? 1602 में डच कंपनी आई थी, 1602 में। और अगली हमारी कौन सी कंपनी? फ्रांसीसी कंपनी। ये कब आई थी? 1664 में हमारी फ्रांसीसी कंपनी आई हुई थी, ठीक है बच्चों। तो आप लोग विशेष ध्यान रखना, आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। नाविक और कंपनी जो इनके आगमन का क्रम है वो अलग अलग रहेगा। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं
यूरोपीय नाविकों के आगमन का क्रम, जैसे आप नहीं कहे तो पीडीएफ दो, तो पीडीईएफ याद रखना। बताते हो कि पीडीएफ बनाओ, तो पीडीएफ बनाओ, तो ऐसे याद रखना पीडीईएफ। तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी। आप देख लो, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। नहीं बोलते हो पीडीएफ चाहिए, तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी ये नाविक पहले आए थे। और बस अंग्रेज को जब कंपनी की बात करें तो अंग्रेज को डच के पहले कर देना, डच को नीचे ले आना, तो ये इनकी कंपनियों के आगमन का क्या हो जाएगा, क्रम हो जाएगा। और जब पेपर बहुत कठिन बनता है तब एक तरफ लिखा होता है यूरोपीय कंपनी और ये तारीखें लिखी होती, फिर वो सवाल मैच करवाता। तो आप तारीख भी याद रखना, क्योंकि जब कठिन बनता तो फिर वो तारीख मैच करवाते, कौन किससे मैच करता। तो आप लोग इन चीजों को बच्चों विशेष ध्यान रखना, भूल के गलती मत करिएगा, नहीं तो आपकी एक गलती आपको सीधे सीधे 2 साल के लिए पेपर से बाहर करेगी। तो आप ध्यान रखना, गलती केवल आपकी वो माफ है जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, और पढ़ा होने के बाद भी अगर गलत करके आते हो तो वो गलती माफ नहीं होगी आपकी, ठीक है। वो केवल माफ है जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, और पढ़ा होने के बाद भी अगर गलत करते आते हो तो वो गलती नहीं है। तो आपको सीधे सीधे 2 साल के लिए पेपर से बाहर करेगी बच्चों। अब आप देखिए सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए हुए थे, तो हेडिंग पुर्तगाली लगी हुई है। तो आप देखो 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा नामक पुर्तगाली, ठीक है, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा नामक पुर्तगाली, वास्को डिगामा नामक पुर्तगाली, वास्को डिगामा नामक पुर्तगाली केप ऑफ गुड, ये दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणी बिंदु है केप ऑफ गुड, ठीक है। केप ऑफ गुड होते हुए एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मुनीद, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, गुजराती व्यापारी अब्दुल मुनीद की सहायता से भारत के कालीकट बंदरगाह पर उतरा, यानी ठीक है, गुजराती एक व्यापारी था अब्दुल मुनीद, उसी की सहायता ली गई थी। और कालीकट बंदरगाह कहाँ पर है, केरल में है। तो कालीकट बंदरगाह के पास कप्पन डाबू एक स्थान है, नामक स्थान, वहीं पर ये आया हुआ था। और उस समय केरल के राजा कौन थे, जमोरिन थे। उन्होंने इसका क्या किया था, स्वागत किया था, और मसाले तथा अन्य वस्तुएं खरीदने में क्या की थी, मदद की थी। तो एक सवाल पूछता है, सबसे पहले वास्को डिगामा कब आया था, 1498 में। कहाँ पर आया था, कालीकट बंदरगाह। कालीकट कहाँ है, केरल। किसकी सहायता से, एक गुजराती व्यापारी था अब्दुल मुनीद। कितने दिनों की यात्रा के बाद, 90 दिनों की यात्रा के बाद आया था। और केरल के राजा कौन थे, जमोरिन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों रखना, ये सवाल बहुत आता है एग्जाम में। उन्होंने इसका क्या स्वागत किया था। जब वास्को डिगामा पुनः उसी मार्ग से यूरोप लौट गया और भारत की वस्तुओं को यूरोप में बेचता है तो 60 गुना मुनाफा कमाता। आप देखो 90 दिन की यात्रा करने के बाद हम आए और फिर अपने देश लौट गए, ठीक है, और फिर हमने वहां पर वस्तुएं बेची भारत की और सब खर्चा निकाल दिया, इसके बाद भी हमें 60 गुना मुनाफा। तो इसका मतलब मन में लालच जागेगा, बिल्कुल जागेगा, ठीक है। अभी आप ही हो, अभी आप मान लेते हो औरैया में हो और आप इटावा जाने लगो, सारे खर्च निकाल दो और 60 गुना आपको बचत होने लगे, तो आपके मन में लालच जरूर बढ़ेगा। तो इसका मतलब ऐसे ही यहीं पर हुआ था यूरोप महाद्वीप में। पुर्तगालियों को लालच आया, धीरे धीरे अदर देशों ने देखा, वो भी दिमाग लगाने लगे, अगर हम भी डायरेक्ट भारत के साथ अगर व्यापार करने लगे तो इतनी कमाई हो सकती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, 60 गुना उसने मुनाफा कमाया था। वास्को डिगामा पुनः दूसरी बार भारत कब आया था, तो ये 1502 में वास्को डिगामा दूसरी बार भारत आया था। और वास्को डिगामा तीसरी बार भारत कब आया था, तो 1524 में तीसरी बार वास्को डिगामा भारत आया था, ठीक है। पुर्तगालियों की फैक्ट्रियां क्या है, तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने कोचीन में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की थी, कब, 1503 में, 1503 में। इसके बाद कन्नूर में स्थापना की थी, कब, 1505 में, 1505 में, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहले फैक्ट्रियों की बात करें तो इन्होंने कोचीन में स्थापना की थी, पुर्तगालियों की ये प्रथम फैक्ट्री थी 1503 में, और दूसरी कन्नूर में थी, ये पुर्तगालियों की द्वितीय फैक्ट्री थी, कब, 1505 में। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब आप देखिए बच्चों जरा, अब यहाँ से देखिए जरा, सवाल भी बहुत आते हैं। लिखा हेडिंग पड़ी है बच्चों, पुर्तगालियों की देन पड़ी हुई है, पुर्तगालियों की देन। आखिर पुर्तगाली क्या क्या भारत को दे गए थे, वो बच्चों देन पड़ी हुई है। तो आप देख सकते हो
पहला लिखा हुआ मूंगफली, तो मूंगफली पुर्तगालियों की देन है। इसके बाद बादाम लिखा हुआ, बादाम भी पुर्तगालियों की देन है। आलू जो आप खाते हो ये भी पुर्तगाली दे गए थे। तंबाकू जो आप खाते हो, हैनी जिसको बोलते हैं, ये भी पुर्तगाली दे गए थे। शकरकंद जो आप खाते हो ये भी पुर्तगाली दे गए थे। संतरा भी पुर्तगाली दे गए थे। अंगूर भी पुर्तगाली, और लीची, ये इतनी सभी चीजें आपकी किसकी देन थी? पुर्तगालियों की देन थी। तो इनमें से कभी कभार कोई एक नाम दे देता है और पूछता है कि भारत में ये देन किसकी थी, तो आप लोग याद रखना किसकी देन थी? पुर्तगालियों की देन थी, पुर्तगालियों की। और देखो 1556 में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। ठीक है, तो आप देखो ये भी प्रिंटिंग प्रेस जो छपाई का कार्य किया जाता है ये भी पुर्तगालियों की देन थी। 1556 में पहली बार इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगाई थी? गोवा में। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें सबसे पहले जो छपाई की गई थी बाइबिल की गई थी। बाइबिल क्या आप सभी को पता होगा, एक ग्रंथ है, और बाइबिल की इसमें सबसे पहले छपाई की गई थी जो पुर्तगालियों के द्वारा देन थी। तो आप ध्यान रखना, ये सवाल पूछा जाता है कि सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो गोवा में कब की थी? 1556 में स्थापित की थी। तो आप इसे ध्यान रखना। इसके बाद हेडिंग पड़ी पुर्तगाली गवर्नर। पहला गवर्नर है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये कब से कब तक रहा? 1505 से 1509। यह भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया। इसने भारत में सत्ता स्थापित करने के लिए ब्लू, बालू लिखा हुआ बच्चों, ब्लू यहाँ पर कर लो, ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति अपनाई। इस नीति के तहत अरब व्यापारियों को हिंद महासागर से भगाना था। ठीक है, यानी पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और इसमें हुआ क्या था? तो जैसे इसमें अगर बच्चों हम लोग बात करूं तो ये आपका भारत का मैप हो गया, और इधर हमारा कौन सा है? अरब सागर है, अरब सागर। तो अरब व्यापारी भी इधर बीच बीच में आ जाते थे व्यापार करने के लिए, और वो लोग चाह रहे थे कि हिंद महासागर पर किसी न किसी तरीके से अधिकार हो जाए। तो इन अंग्रेजों ने इन अरब व्यापारियों को भगा दिया हुआ था, इस हिंद महासागर से कब्जा नहीं करने दिया हुआ था। इसी नीति को ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति कहते थे, क्योंकि वो लोग चाहते थे हम ही व्यापार करें, इसके अलावा और कोई भी व्यापार ना करे। तो यही नीति अंग्रेजों की क्या कहलाती है? ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति कहलाती है। ठीक है, आप लोग तो विशेष ध्यान रखना। अगला जो गवर्नर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसकी बात करूं तो इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मतलब कि ये हो गया, अगर पुर्तगालियों की शक्ति का सर्वाधिक अगर किसी ने विस्तार किया है, ठीक है, तो वो किसने किया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। इसीलिए देखो आप इसे पुर्तगाली शक्ति का क्या वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीनकर अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया। ठीक है, गोवा पहले कहाँ था? बीजापुर के शासक के पास था जिसका नाम था यूसुफ आदिल शाह, और इससे छीनकर इसने किसमें मिला लिया था? अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया हुआ था। ठीक है, इसने विवाह की नीति अपनाई। इस नीति के तहत पुर्तगाली पुरुषों का विवाह भारतीय स्त्रियों से कर दिया गया, और यह नीति इसकी क्या सफल भी रही। आप दिमाग देखो इन लोगों का, विवाह की नीति अपनाई, यानी पुर्तगाली पुरुषों का विवाह भारतीयों से कर दिया जाएगा, तो इन लोगों को भारतीय अपने देश में रहने को मिल जाएगा, और धीरे धीरे फैक्ट्रियां स्थापित करेंगे, अपने देश में कारोबार को बढ़ाएंगे, और धीरे धीरे अपने देश की जो स्थिति आ जाएगी वो बेरोजगारी की होने लगेगी। आप देखो विवाह की नीति तक अपना देते थे। गजब भाई तरीका अंग्रेजों का। तो आप लोग समझो, इसीलिए मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ाई जाती है, क्रांतिकारियों ने कैसे कैसे अपनी जान दी और जान को देकर के इस देश को आजाद किया हुआ बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो गवर्नर था नीनो डी कुन्ना, इसने कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया। कोचीन की जगह गोवा को अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया नीनो डी कुन्ना ने। अगला अल्फांसो डिसूजा, इसके शासनकाल में ईसाइयों के धर्म गुरु सेंट जेवियर भारत आए थे। इन्होंने ज्यादातर लोगों को ईसाई धर्म के लिए प्रेरित किया। तो ये सवाल पूछा जाता है, कौन सा वो गवर्नर था जिसके शासनकाल में ईसाइयों के धर्म गुरु सेंट जेवियर आए थे? तो वो आपके कौन थे?
अल्फांसो डिसूजा, इसके शासनकाल में ईसाइयों के धर्मगुरु सेंट जेवियर आए हुए थे। ठीक है। पुर्तगालियों के बाद भारत में किसका आगमन हुआ? डच। तो पुर्तगालियों के बाद भारत में डचों का आगमन हुआ। डच हॉलैंड के क्या थे? निवासी थे। डच आपके हॉलैंड के क्या थे? निवासी थे। डचों की फैक्ट्री, तो पहली इन्होंने फैक्ट्री खोली थी मछलीपट्टनम कब? 1605 में इनकी प्रथम फैक्ट्री थी। दूसरी पुलकट में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना। तो डचों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ थी? मछलीपट्टनम। कहाँ है आपका? मछलीपट्टनम। पुलिकट, दूसरी पुलिकट थी, और कब खुली थी? 1605 में। ठीक है, 1605 में। अगला, भारत में डच व्यापारी रेशम, चावल, अफीम, नील का व्यापार करते थे। तो भारत में अगर डच व्यापारी की बात करूं तो ये चावल, अफीम और नील का क्या करते थे? व्यापार करते थे। हेडिंग देखो, बेदरा का युद्ध। आप देखो 1759 में अंग्रेजों और डचों के मध्य हुआ, और इसमें डचों की हार हुई और डचों का हमेशा के लिए क्या हो गया? पतन हो गया। तो बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में। किसके मध्य? अंग्रेजों और डचों के मध्य। इसमें कौन आ रहा? डचों का हमेशा के लिए क्या हो गया था? पतन हो गया था। अगला बात करूं, अंग्रेज। तो डचों के बाद भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ। डचों के बाद भारत में किसका आगमन हुआ? अंग्रेजों का आगमन हुआ। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में 1600 ईस्वी में EIC, देखो आ गया, EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, और इसे 15 वर्षों के लिए व्यापार की क्या मिली थी? अनुमति मिली थी। यानी कि जब EIC ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, तो उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? आपको पता होगा, एलिजाबेथ प्रथम। अंग्रेजों के बाद भारत में आगमन किसका हो रहा? डचों का हो रहा। ठीक है। 1600 में ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने व्यापारिक कोठियों को खोलने के उद्देश्य से कैप्टन हॉकिंस को मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। ठीक है। तो 1608 होगा। 1608 में ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को, उस समय मुगलों में जो सत्ता थी वो कौन था? शासन कर रहा था, जहांगीर था, इसके दरबार में भेजा था। और जिस जहाज में ये बैठ कर आया था उसका कप्तान था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था? कैप्टन हॉकिंस। 1615 में फिर देखो, सर थॉमस रो मुगल दरबार में भेजा गया था, और इसने मुगल में सभी क्षेत्रों में व्यापार करने की क्या अनुमति प्राप्त कर ली थी। और उस समय भी कौन था? जहांगीर था। ठीक है। अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री अस्थायी तौर पर 1611 में मछलीपट्टनम में स्थापित की थी, लेकिन अस्थायी थी, चल नहीं पाई थी। लेकिन वही बात करूं, 1613 में सूरत में अंग्रेजों ने प्रथम स्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। इसको इम्पोर्टेंट रखना। तो 1613 में सूरत में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम स्थायी फैक्ट्री की क्या की थी? स्थापना। अगला बात करूं तो 1633 में पूर्वी तट पर इनका पहला जो कारखाना खोला गया था, बालासोर और हरिहरपुरा में खोला गया था। और ये कहाँ पर है? दोनों उड़ीसा में है। बालासोर और हरिहरपुरा दोनों कहाँ है? उड़ीसा में है। इसके बाद 1661 में यूरोप में डच और पुर्तगाली लड़ रहे थे। धीरे धीरे पुर्तगालियों की सत्ता कम होती जा रही थी। तो पुर्तगालियों ने राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय से कर दिया, और दहेज में मुंबई भी मिला। तो ये बच्चों कहानी है 1661 में। तो वहां पर क्या था? यूरोप में डच और पुर्तगाली लड़ रहे थे। तो पुर्तगालियों की सत्ता धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उन्होंने सोचा अगर अंग्रेजों के साथ किसी ना किसी तरीके संबंध बन जाए तो काम हो जाएगा। तो इन्होंने एक अपनी जो पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन, उसका विवाह ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय से कर दिया, और इनको दहेज में मुंबई भी दिया। आप देखो जरा, दहेज में मुंबई भी मिल गया। गजब भाई तरीका, दहेज में लोग शहर तक दे देते हैं। ठीक है। अगला 1698 में बंगाल के सूबेदार अजमुन शाह ने 3 गांवों की जमींदारी कंपनी को दी थी। ठीक है। और ये 3 गांव कौन थे? सूतानादी, कालीकत, गोविंदपुर। और तीनों को ही मिलाकर के क्या कहलाया? कलकत्ता कहलाया। ठीक है। आप देख लो, इस सवाल पूछा जाता है। वो 3 गांव कौन थे? तो सूतानादी, काली कलकत्ता, गोविंदपुरी, और ये तीनों ही क्या कहलाए? कलकत्ता कहलाए। तो आप विशेष ध्यान रखना, ये 3 गांव की जो जमींदारी प्राप्त हुई थी।
वो कौन थे? सूतानाली, काली कलकत्ता, गोविंदपुर कलकत्ता कहलाया। आगे चलकर अंग्रेजों ने एक किला फोर्ट विलियम बनाया, जिसका प्रशासन करता चार्ल्स आयर को बनाया था, चार्ल्स आयर को बनाया था। इसके बाद देखो फ्रांसीसी आते हैं। अंग्रेजों के बाद भारत में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ और इनके द्वारा फैक्ट्री कहाँ खोली गई? तो 1668 में सूरत में इनके द्वारा प्रथम कोठी खोली गई, 1669 में मछलीपट्टनम में, 1672 में कहाँ पर? मद्रास में। ठीक है, तो फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? 1668 में सूरत में प्रथम कोठी या फैक्ट्री थी, 1668 में। अगला हम लोग देख लेते हैं बच्चों। चलिए सबसे पहले कुछ इसको नीचे लाते, हो सकता है आपको ना दिखे बच्चों, तो हम लोग नीचे से ऊपर की ओर समझने का प्रयास करेंगे। लिखा हुआ प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 48 तक, 1746। कारण क्या था? यूरोप में ऑस्ट्रिया होगा तो बच्चों, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के, मतलब कि यूरोप में अंग्रेज और ब्रिटेन, ठीक है, नहीं, अंग्रेज और फ्रांसीसी ये दो व्यक्ति यूरोप में लड़ रहे थे। किसके लिए? ऑस्ट्रिया एक देश है यूरोप में, वहां की गद्दी पर कौन बैठेगा? ठीक है, तो ये दीर्घकालिक कारण था। तत्काल का क्या था? अंग्रेज कमांडर बारनोटे द्वारा फ्रांसीसियों के दो जलपोत पकड़ लिए गए थे। तो एक अंग्रेज कमांडर था बारनोटे और इसने फ्रांसीसियों के दो जलपोत पकड़ लिए थे। तो ये तत्काल का, तुरंत का कारण था, तात्कालिक कारण था। ठीक है, इसीलिए प्रथम आपका कर्नाटक युद्ध हुआ था। और ये समाप्त कब हुआ? 1748 में एक्स ला सापेल की क्या हो गई? संधि हो गई 1748 में एक्स ला सापेल की। और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, एक्स ला सापेल की संधि के तहत। अब हम लोग आते हैं, जरा देखो द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध को लेकर के ये कैसे होता है? द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करूं तो ये 1749 से 54 के मध्य हुआ था। और कारण क्या था? हैदराबाद और कर्नाटक का उत्तराधिकारी कौन होगा, मतलब कि भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी दो लोग लड़ रहे थे। किसके लिए? कि हैदराबाद और कर्नाटक की गद्दी पर कौन बैठेगा, उसके लिए लड़ाई चल रही थी। इसीलिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है। और 1754 में पांडिचेरी की संधि के तहत आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करूं तो 1756 से 63 तक, और ये 7 वर्ष तक चला था। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध। कारण क्या था? कारण वही यूरोप में ऑस्ट्रिया और प्रसा दोनों देश आपस में लड़ रहे थे। प्रसा का समर्थन ब्रिटेन कर रहा था और ऑस्ट्रिया का समर्थन फ्रांस कर रहा था। कुल मिला के ब्रिटेन फ्रांस दो ही शक्तियां बची हुई है और ये फिर से यूरोप में लड़ रहे थे। और इस कारण से तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है और 7 वर्ष तक चलता है। और 1763 में पेरिस की संधि हो जाती है और इसी संधि के तहत यह युद्ध क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्लियर है बच्चों? पेरिस की संधि के तहत यह युद्ध क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अगला हम लोग देख लेते हैं प्यारे भाइयों बहनों, आइए देखते हैं जरा। अगला देखो, यूरोपीय कंपनियों से संबंधित व्यक्ति। तो बंबई का जो संस्थापक था कौन था? गेराल्ड लंगियार। ये बंबई का क्या था? संस्थापक था। मद्रास का संस्थापक कौन था? फ्रांसिस डे। और कलकत्ता लिखा हुआ तो कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चौरनॉग। प्रमुख किले कौन कौन से? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज किला यहाँ पर होगा। ये कहाँ पर है? मद्रास में है। फोर्ट विलियम किला कलकत्ता में है। फोर्ट लुइस किला पांडिचेरी में। फोर्ट गैलरिया किला ये आपका कहाँ पर है? चिंसुरा। तो ये आपके क्या थे? प्रमुख किले थे यूरोपीय कंपनी से संबंधित। ये सब बातें हैं बच्चों, एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग देख लेते हैं कुछ चीजें और भी जो एग्जाम में आती हैं। 1535 में पुर्तगालियों ने द्वीप पर अधिकार प्राप्त किया। नोट में है सब बातें, दमन द्वीप जिसे बोलते हो। और 1559 में पुर्तगालियों ने दमन पर अधिकार प्राप्त किया। और 1556 में पुर्तगालियों और तुर्कों के बीच एक समझौता हुआ था। 1505 में पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1505 में पुर्तगालियों ने किसकी खोज की थी? श्रीलंका की। श्रीलंका और पुर्तगालियों के बीच पहला जो संपर्क हुआ था वो डॉन
लोरेको डी अल्मेडा ने 1505 में स्थापित कराया था। ये एक व्यक्ति थे, इन्होंने पुर्तगालियों श्रीलंका के बीच में पहला संपर्क कराया था। उस समय श्रीलंका को सीलोन के नाम से जाना जाता था, अंडरलाइन कर लेना। यानी कि जब पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज की थी तो उस समय श्रीलंका को किस नाम से जाना जाता था? तो सीलोन। किस नाम से? सीलोन के नाम से उस समय श्रीलंका को जाना जाता था, श्रीलंका को जाना जाता था। और ऊपर लाते और देखते कुछ बातें, किसके नाम से जाना जाता था? आप देख लो, श्रीलंका को सीलोन कहते थे। पुर्तगाली गलती से श्रीलंका पहुंच गए और 12 वर्षों बाद पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक बस्तियां वहां पर स्थापित की। 12 वर्षों बाद कहां पर? श्रीलंका में। श्रीलंका पर पुर्तगालियों की 3 प्रमुख विजय हैं। एक है सिंगड़ी और पुर्तगाली युद्ध, ये हुआ था 1572 से 1658। दूसरा कोटे का विलय और कैंडी के साथ युद्ध, ये हुआ था 1597 में। और तीसरा जाफना की विजय, और ये कब हुआ था? 1619 में, 1619 में। ठीक है, तो श्रीलंका पर पुर्तगालियों की 3 विजय हुई, सिंगली और पुर्तगाली का युद्ध, कोटे का विलय और कैंडी के साथ युद्ध, और जाफना की विजय। ये आपकी 3 पुर्तगालियों की क्या हुई थी? युद्ध हुई थी। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की क्लास में आप लोगों ने देखा पुर्तगाली और यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इस पर चर्चा की। कल फिर हम लोग एक नई क्लास के साथ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।